असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। बहुत ही सम्मान के योग्य गुजरात प्रांत के राज्यपाल आदरणीय श्री O.P. कोहली जी, जगत गुरु श्री संत जी, श्री नानक दास जी महाराज, पद्म श्री सुभाष पालेकर जी, भाई श्री विजय कुमार जी आंध्र प्रदेश, पद्म श्री माथुर भाई सबगणी जी, श्री परेश धनानी जी, श्री लवजी भाई बादशाह जी, श्री दिलीप संघानी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय किसान भाइयों और बहनों। मैं हिमाचल से चल के आया हूँ, बहुत लंबी यात्रा की है और मंच से मेरे को कहा 5 मिनट से ज़्यादा बोलना नहीं। तो क्या मेरे साथ ये न्याय होगा आपकी दृष्टि से? भाइयों और बहनों, मैं एक किसान हूँ। कुरुक्षेत्र में एक गुरुकुल है जिसमें 1519 प्रांतों के बच्चे पढ़ते हैं। पिछले 35 वर्ष से मैं उसका संचालन करता रहा हूँ और 200 एकड़ की अपनी खेती रासायनिक विधि से करता रहा हूँ। मैं जो चर्चा आपके बीच में करने चला हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और क्योंकि मैं किसान हूँ इसलिए आप किसानों के बीच में अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ। 200 एकड़ जो मेरी ज़मीन थी उसको मैं रासायनिक विधि से लगभग 25 वर्ष तक करता रहा। यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड ये सब का प्रयोग मैं करता रहा। इस बीच में मैं बीमार हुआ और इतना गंभीर बीमार हुआ कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, PGI चंडीगढ़, अपोलो दिल्ली, उनके डॉक्टरों ने कहा ये आदमी अब बच नहीं पाएगा, 1-2 साल जी सकता है। ये 1989 की बात है। तो इस बीच में प्राकृतिक विधि से मैं ठीक हुआ, प्राकृतिक चिकित्सा से। उसकी फिर मैंने डॉक्टरी की, पूरा अपने यहाँ मैंने नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल बनाया जिसमें लाखों लोग अब तक देश विदेश के स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। जिन दिनों में बीमार था उन दिनों मैंने अनुभव किया कि मैं बीमार हुआ क्यों और ये लोग बीमार क्यों होते हैं। तो अनेक कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण ये मिला कि आजकल जो हमारा खान पान है एक भी शुद्धता नहीं रही। हमारा गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, अनाज, कोई भी खाद्य पदार्थ है, दूध अथवा पानी, ये सब जहरीला बन चुका, स्लो पॉइजन हम सब के अंदर जा रहा है। और खान पान का परिणाम मैंने अनुभव किया। आपसे भी मैं पूछूंगा, मैं भाषण नहीं बातचीत आपसे करने के लिए आया हूं। रासायनिक खेती का इतिहास पूरी दुनिया में रासायनिक खेती का इतिहास पिछले 50 साल का है। पिछले 50-60 साल से पहले दुनिया के किसी कोने पर रासायनिक खेती नहीं होती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो गोला बारूद यूरोप के लोगों पे बचा, इन लोगों ने रासायनिक खाद बनाकर हमारी ओर वो धकेल दिया और रासायनिक खेती उससे पहले पूरी दुनिया में कोई नहीं करता था।
और आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज से 30-40 साल पहले इस देश में कोई कैंसर रोग को जानता था? हाँ या ना? नहीं है। हार्ट अटैक को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज को कोई नहीं जानता था। जितने जघन्य रोग आज हमारे काल का कारण बने हुए हैं, 30-40 साल पहले इनमें से किसी रोग को हम नहीं जानते थे। जब से रासायनिक खेती का प्रचार हुआ, हमारा खाद्यान्न दूषित हुए, उसके बाद ये सारी बीमारियां हमारे जीवन में आई हैं। आज अस्पताल भरे पड़े हैं, बेड नहीं मिलते, ऐसी स्थिति हमारी बन चुकी है। तो इसका बहुत बड़ा कारण रासायनिक खेती का ये हुआ। नंबर 2, इस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा में एक है, हिसार में। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना, पंजाब में। वहाँ बहुत बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान करते रहते हैं। उनकी रिपोर्ट आई है कि धीरे धीरे रासायनिक खेती के कारण हमारी ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। ये उत्पादक क्षमता इनकी घटती जा रही है, ये पैदावार नहीं दे पाएंगी। और उसका कारण आप भी समझेंगे। जब हमने रासायनिक खेती शुरू की, प्रारंभिक की, उस समय हम 10-20 किलो यूरिया डीएपी डालते थे, पैदावार बढ़ती थी। आज हम खाद भारी मात्रा में डालते हैं, पैदावार घटनी शुरू हो गई है। उसका मूल कारण क्या है कि धरती का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें कमी आनी शुरू हो गई। हमारी कृषि, भारतीय खेती जितनी भी थी देश में, रासायनिक खेती करने से पहले हमारा ऑर्गेनिक कार्बन लगभग 0.8 होता था, 0.9 होता था। इस समय हरियाणा, पंजाब में सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 4, 5, 6 पे आकर के खड़ा हो गया। अब हमारे किसान इतनी भारी मात्रा में यूरिया डीएपी का प्रयोग कर रहा है कि उत्पादन घट रहा और लागत बढ़ रही है। जब लागत बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा, किसान कर्जे में डूबेगा, तो वो आत्महत्या के रास्ते पर चलता है। ये रास्ता पूरे देश में बन चुका है। भाइयों और बहनों, पंजाब में एक जगह भटिंडा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है भटिंडा, उसमें सर्वाधिक रासायनिक खेती का प्रयोग हुआ। और इस समय आपको जान के आश्चर्य होगा, भटिंडा से बीकानेर राजस्थान के लिए प्रतिदिन एक ट्रेन, रेलगाड़ी चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। प्रतिदिन भर के लोगों की चलती है। वो मरीज कौन है? सारे कैंसर के रोगी हैं। उस क्षेत्र का पानी बिगड़ गया, खाद्यान्न बिगड़ गए और सब लोग बीमार हैं। और आज ये पूरे देश की स्थिति बनती जा रही है। ये रासायनिक खेती का परिणाम है। दूसरी बात, पर्यावरण को बिगाड़ने का काम रासायनिक खेती भारी मात्रा में करती है। एक उदाहरण, भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, उसको आप लोग जानते हैं, जिसमें 1 घंटे में 40,000 व्यक्ति सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरे थे। और पशु पक्षी जीव जंतुओं का पता नहीं कितने मरे। कुल 1 घंटा उस गैस का रिसाव हुआ था। और वो फैक्ट्री क्या बनाती थी? कीटनाशक बनाती थी। अब आप अनुमान स्वयं किसान भाइयों लगाओ, उस फैक्ट्री के जो उत्पाद हैं वो सारे हमारे खेतों में आने हैं, हमने उनका छिड़काव करना है। ऐसी ऐसी दुनिया में कितनी कीटनाशक फैक्ट्रियां हैं जो कितना प्रदूषण फैला करके पर्यावरण को गंदा करती हैं। पिछले साल, 1 साल का आंकड़ा है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में 40 किसान दवाई का स्प्रे करते हुए मर गए। उन्होंने दवाई पी नहीं थी, खाई नहीं थी, स्प्रे करते उसकी गंध से मर गए। इतने भयंकर जहर हम खेतों में डाल रहे हैं
जिनके स्प्रे करने मात्र से गंध से लोग मर रहे हैं, और हम तो लोगों को छिड़काव करके खिला रहे हैं। तो बताओ ये 302 का केस हमारे पे बनना चाहिए कि नहीं? कितना खतरनाक काम हम लोगों के लिए कर रहे हैं। धरती का पानी हमने बिगाड़ दिया, खाद्यान्न हमने बिगाड़ दिए। माँ के दूध में यूरिया मिलता है, गाय के दूध में यूरिया मिलता है। अब ये अस्पताल कितने भी हम बना लें, ये समाधान नहीं है। इसका समाधान आज 6 दिन के लिए जिस कार्यक्रम में आप आए हैं, माननीय सुभाष पालेकर जी इसका इलाज है, वो इसका समाधान आपके बीच में व्यवहारिक रूप से करने वाले हैं। तो रासायनिक खेती में अपने खेत में करता रहा, मैंने इस बीमारी के आक्रमण को देखा, बिगड़ते प्रदूषण को देखा, मेरी पैदावार कम हो रही थी, लागत बढ़ रही थी, तो मैंने उस खेती को छोड़ दिया और फिर मैंने की जैविक खेती, क्योंकि मैंने इसी का नाम सुना था। हमारी सरकारें भी इसका प्रचार करती थी, जैविक 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 एक अभियान आप भी सुनते होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि। मैंने उस खेती को शुरू किया। मैंने कुल 5 एकड़ में शुरू किया। पहले साल मेरे को कुछ हाथ नहीं लगा, सब कीड़े खा गए, सब खेती बर्बाद हो गई। क्योंकि मेरे पास ज़मीन ज़्यादा थी, कोई खास फर्क नहीं पड़ा 5 एकड़ में। मैंने दूसरे साल फिर हिम्मत की, तो दूसरे साल उसमें लगभग 50% मेरे हाथ में लगी। लेकिन उसमें होता क्या था, केचुआ, केचुआ समझते हो? अर्थवर्म, अर्थवर्म को समझते हैं आप लोग? जो कीड़ा होता है, मिट्टी खाता है खेत में, वो मैंने आयात किया हुआ उसको पाला, पिट बनाए, उनका उलटना पलटना किया, खेत में डाला। खेत में खरपतवार बहुत पैदा हो गया, उसके लिए लेबर बहुत लगानी पड़ती थी। कई फैक्ट्रियां प्रोडक्ट तैयार करती थी ऑर्गेनिक, वो डालने शुरू किए। परिणाम क्या हुआ, मेरी लागत रासायनिक खेती में जो आती थी उससे कम लागत मेरी जैविक खेती में भी नहीं आई। मेरी लागत बराबर रही, उत्पादन मेरा घट गया। जैविक से उत्पादन कम हो गया, लागत कम हुई नहीं, और ये काम मेरे को बड़ा कमज़ोर दिखाई दिया कि ये चलेगा नहीं। लेकिन इस बीच में मेरा परिचय पद्म श्री सुभाष पालेकर जी से हुआ। मैंने इनको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आमंत्रित किया, आपकी तरह किसान बुला करके इनका कैंप लगवाया, शिविर लगाया, और मैं 3-4 दिन उस शिविर के बीच में खुद बैठा और मैंने इनकी पूरी विधि को अच्छी तरह समझा और मेरे को एक नया रास्ता मिला। मैंने उन पहली दोनों खेतियों को छोड़ के और इनके द्वारा निर्धारित प्राकृतिक खेती को वहाँ शुरू किया। और ये खेती एक गाय से, गाय होनी चाहिए भारतीय नस्ल की, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय का कोई फायदा नहीं, उससे लाभ नहीं होगा। मेरे पास 300 गाय हैं, 300 गायों में हॉस्टन फ्रीजन जर्सी भी गाय में पालता था, मैंने वो भी बंद कर दी हैं। अब मैंने आपके राजकोट गुजरात से मैं गिर लेकर के गया, राजस्थान से मैं थार पार कर लेकर गया, राठी लेके गया, साहिवाल लेकर के गया। अब लगभग 150-200 देसी भारतीय नस्ल की गाय मेरे पास हैं। तो उनमें आश्चर्य ये है कि इतने गायों की जरूरत नहीं है खेती के लिए, ये आश्चर्य है। एक देसी गाय से, इंडियन ब्रीड भारतीय गाय से 30 एकड़ की खेती का जो फार्मूला पालेकर जी 6 दिन में आपको देंगे, वो फॉर्मूला मैंने अपनाना शुरू किया और खेती करी, तो आपको आश्चर्य होगा, पहले ही साल मेरा उत्पादन बढ़ गया। पहले ही साल उत्पादन बढ़ा और लागत हमारी 0 पे आ गई। अब एक गाय से 30 एकड़ की खेती से सस्ता काम और क्या हो सकता है। अब मैं एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण आपको देता हूँ, आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बनेगा, जो मैंने अपने खेत में प्रैक्टिकल किया। इसको ध्यान से सुनना आप।
ये कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी चमत्कार है और आपके लिए भी, और मैंने तो अनुभव किया है। मेरे पास, मैंने बताया 200 एकड़ ज़मीन है, तो 150 एकड़ ज़मीन तो मैं खुद करवाता था खेती रासायनिक, और 50 एकड़ ज़मीन में लीज पे देता था, ठेके पे देता था, किराए पे देता था दूसरे गांव के किसानों को। कुछ किसान कहते थे जी हमारी ज़मीन थोड़ी है, हमारा चारा होगा, बच्चों का गुजारा होगा, आप 50 एकड़ हमें दे दो, लीज पे ठेके पे मैंने दे दी। अब उन लोगों ने क्या काम किया, यूरिया डीएपी, उन्होंने कोई गाय का, भैंस का गोबर उसको दिखाया भी नहीं। अब ये जो अप्रैल था ना पीछे वाला, इससे नेक्स्ट पिछले अप्रैल में, यानी कि 1.5 साल पहले, वो किसान मेरे पास आए जो मेरी ज़मीन लीज पे लिए थे। उन्होंने कहा जी मैं आपकी ज़मीन नहीं लेंगे। मैं कहा क्यों नहीं लोगे? कि इसमें होता ही कुछ नहीं, पैदावार ही नहीं होती, ये तो बंजर हो गई है। भाई हमारे बाकी खेत इतनी पैदावार देते हैं, ये बंजर क्यों हुई? पता लगा कि उन्होंने यूरिया डीएपी लगातार डाल डाल के उसको पूरी ज़मीन को चूस दिया, और अब खाद डालने के बाद भी कुछ नहीं होता उसमें। यूरिया डीएपी डालते हैं, पैदावार होती नहीं। तो मैंने कृषि वैज्ञानिक को बुलाया। उस कृषि वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर हरिओम, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि ज्ञान केंद्र के, विज्ञान केंद्र के मुखिया हैं, हेड हैं। वो आए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये किसान मेरी ज़मीन लेते नहीं, कहते हैं बंजर होगी, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर हरिओम ने मेरे को कहा कि जी यूं नहीं पता लगेगा, इस धरती के सैंपल लेने पड़ेंगे, मिट्टी के सैंपल लेके यूनिवर्सिटी को भेजूंगा, लैब में टेस्ट होकर रिपोर्ट आएगी, फिर पता लगेगा आपकी ज़मीन कैसी है। तो भाई और बहनों, डॉक्टर हरिओम ने 50 एकड़ के 100 सैंपल लेकर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को भेज दिए। 1.5-2 महीने बाद रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में लिखा था वैज्ञानिकों के द्वारा, इस खेत की मिट्टी के सैंपल से पाया कि इस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3.4 है, 0.3.4। अब मैं तो वैज्ञानिक हूँ नहीं, मैंने डॉक्टर से पूछा जी ये क्या मतलब है? उन्होंने बताया जी इस ऑर्गेनिक कार्बन जिसका इतना हो जाता वो ज़मीन बंजर है। किसान जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, इसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा अब मैं क्या करूं, मेरी तो खेत खराब हो गए। तो डॉक्टर हरिओम ने लिस्ट बनाई, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना फास्फोरस, इतना पोटास, इतना फलाना, पूरी लिस्ट। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिन खाद की लिस्ट बना रहे हो, इसी ज़मीन ने तो मेरी ज़मीन बंजर की है, इसी खाद ने, इसी ने बंजर किया, फिर वही लिस्ट बना रहे हो। तो उन्होंने कहा इसमें थोड़ा और करेंगे कि जो अवशेष होंगे ना धरती के, जो खेती के अवशेष, जैसे धान की पराली होती है, गेहूं का अवशेष होगा, और कुछ इसमें दूसरे खरपतवार टाइप इसमें मिलाएंगे, तो धीरे धीरे, जैसे 40 साल में धीरे धीरे ये बंजर हुई है, ऐसे धीरे धीरे उपजाऊ बनेगी, एकदम कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा तो मैं तो पालेकर जी वाली विधि करूंगा। तो कृषि वैज्ञानिक कहने लगे आप मेरी मानो, कृषि वैज्ञानिक मैं हूं या आप हो? मैं जो कह रहा हूं वैसे करो, इसमें कुछ नहीं होगा जो तुम करोगे अपने ढंग से। मैंने कहा कि तुम्हारे वाला ढंग तो 40 साल से किसानों ने कर लिया और ज़मीन बंजर बना दी। अब मैं आप वाली विधि नहीं करूंगा, मैं पालेकर जी वाली विधि करूंगा। तो जब मैंने ये बात कही तो उस कृषि वैज्ञानिक ने मेरे को चैलेंज किया, और उन्होंने कहा आचार्य जी यदि इस ज़मीन में कुछ भी पैदा हो गया तो भारत देश की सारी धरती पे कुछ भी पैदा कर सकते हो, मैं ये कहता हूं ये बंजर है, इसमें कुछ नहीं होगा। आदरणीय किसान भाइयों,
मैंने उनकी नहीं मानी। एक देसी गाय से 30 एकड़ का फार्मूला जो प्राकृतिक विधि है पालेकर जी की, मैंने एकदम उसको शुरू किया। और क्या किया, अप्रैल के महीने में उन्होंने, किसानों ने मेरी जमीन छोड़ी और 15 जून को मैंने उसमें पैडी धान यानी कि धान आरोपित किया खेत में, और उसमें घन जीवामृत और जीवामृत डाला। आप आश्चर्य करेंगे, खेत लहला उठे, पहले ही साल लहला उठे। मैंने उन डॉक्टर कृषि वैज्ञानिक हरिओम जी को बुलाया अपने खेत पे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब जो सैंपल लिए थे धरती वही है, चल गई कहीं, वहीं टिकी हुई है कि नहीं धरती? कि जी ये तो वही है। मैं कह, सैंपल यहीं से लिए थे कि यहीं से लिए थे? अब खेती को देखो कैसी लहला रही। वो कहता, जी ये तो आश्चर्य है, कभी सोच ही नहीं सकते। फिर उन डॉक्टर ने मेरे को कहा कि जिस दिन आप फसल काटें और इस फसल के उत्पादन को तोलें तो मेरे को बुलाना है। जब हमने फसल काटी तो डॉक्टर हरिओम को बुलाया। प्रति एकड़ 20-25 क्विंटल धान पहले ही साल में पैदा हुआ। अब सोचो किसान भाइयों, बंजर जमीन जिसको कृषि वैज्ञानिक कहता है इसमें कुछ नहीं पैदा होगा, ये पद्धति ने पहले ही साल मेरा उत्पादन 20 से 25 क्विंटल किया। और उसके बाद उसमें उसी ढंग से गेहूं पैदा हुआ। और अभी धान 1.5 महीना पहले मेरे खेत से कटे हैं। अभी इस साल उस खेत में, पिछले साल तो 20 से 25 क्विंटल था, अब की बार उसमें धान 32 क्विंटल 32 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। 50 एकड़ में एवरेज पैदा हुई है। मैंने उन कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया, उन्होंने उस धरती के फिर 100 सैंपल लिए और 100 सैंपल उस धरती के लेके दोबारा फिर लैब में भेजे। और अब की बार जो हमारी रिपोर्ट आई है वो उस खेती का ऑर्गेनिक कार्बन, जिसका पिछले वर्ष 0.3-0.4 ऑर्गेनिक कार्बन था, इस बार मेरी उसी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.8-0.9 पे चला गया। 0.8-0.9 पे। आज दुनिया का कोई कृषि वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन डॉक्टर हरिओम कहते हैं दोनों बार सैंपल मैंने लिए हैं, उसी धरती के लिए हैं। आश्चर्य है, पढ़ाई मैंने जो कि उसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ सकता, लेकिन यह बढ़ा है। ये आश्चर्य और कमाल गाय का, देसी गाय का है। तो भाइयों और बहनों, ये प्रैक्टिकल मैंने अपने खेत में किया। नंबर दूसरी बात, अब की बार एक घटना हुई हमारे यहाँ। जब हमारे खेत धान के पके हुए थे और हम काटने की तैयारी में थे, बेमौसमी आखिर में एक वर्षा हुई, भारी बारिश हुई। और इतनी बारिश हुई कि खेतों में 1.5 फीट पानी खड़ा हो गया। सब लोगों के धान मेरे पड़ोस में सब गिर गए, बर्बाद हो गए और जम गए, खेतों में गिर करके सड़ गए। हम अपने खेत में गए तो आश्चर्य होगा कि हमारे खेत का एक भी धान नहीं गिरा, सब खड़े रहे। और पूरा हमारा लगभग 30-32 क्विंटल प्रति एकड़ धान पैदा हुआ, कोई धान का पौधा नहीं गिरा। उसका कारण क्या हुआ, हमने खोज की, ये कारण क्या है। सब लोगों के खेत पानी से भरे खड़े थे, हमारे खेत में अगले दिन पानी था ही नहीं। वो गया कहाँ, कैसे गया? ये कमाल है प्राकृतिक खेती का, पालेकर जी की विधि का। इसमें होता क्या है, ये जो 2 प्रॉब्लम बताई ना आज दुनिया की, बारिश आती है तो बाढ़ आ जाती है, और बारिश नहीं आती तो अकाल पड़ता। 2 ही कार्यक्रम चलते हैं। इन दोनों का समाधान प्राकृतिक खेती या पालेकर जी की विधि इसका समाधान है। और होता क्या है, इसके विज्ञान को आप समझो। ये जो प्राकृतिक खेती है गाय आधारित, गाय के गोबर में क्वालिटी है
कि जो कृषि में उपयोगी मित्र जीव हैं उनका आहार ही गाय का गोबर है, इसकी गंध है। एक उदाहरण मैं देता हूं, आप ध्यान करना, सारे किसान हो तो इसका समर्थन करना। आपने घर से अपनी गाय को खोल दिया और गाय खेत की और गई कच्चे जहां जमीन थी, गाय ने यहां गोबर किया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, चलते चलते वो करती जाती है। आप नोट करना, 3-4 दिन के बाद उस गोबर को उलट के देखना आप, उसके नीचे 3-4 छेद मिलेंगे, धरती में छेद मिलेंगे। हाँ या ना बताओ? समझ में आई बात? ध्यान करो, जब गाय ने गोबर किया उस समय कोई छेद नहीं था। गाय ने जब गोबर किया तब धरती में छेद नहीं था। गाय के गोबर गिरने के बाद जो मित्र जीव आपके यूरिया डीएपी से डरते हुए धरती में समाधि लिए बैठे हैं, वो गाय के गोबर की गंध को बा करके धरती को फोड़ करके ऊपर आते हैं और उस अपने भोजन की प्राप्ति के लिए आते हैं। ये काम जब आप पालेकर जी की विधि करनी शुरू करोगे तो आपके खेत में जो केचुआ, जो अर्थवर्म मर चुके हैं लेकिन कुछ कुछ धरती में बचे हैं, वो एकदम धरती फोड़ करके ऊपर आएंगे और उस भोजन को पाके अपने परिवार को बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये प्रैक्टिकल है और पालेकर जी ने रिसर्च की है, मैंने भी अनुभव किया अपने खेत में। अब मेरे 1 एकड़ खेत में 8-10 लाख केचुआ काम करता रात और दिन, 8-10 लाख। ये जो मनरेगा वाले आपके यहाँ भी हैं कि नहीं? मनरेगा वाले तो मजदूरी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन ये केचुआ, ये अर्थवर्म बेचारा फ्री का मनरेगा का काम करता है, 24 घंटा आपकी सेवा करेगा। और ये करता कैसे, ये आश्चर्य है। भारत का केचुआ, अर्थवर्म, मिट्टी का कीड़ा भिन्न है। और ये जो आप जैविक कृषि में केचुआ पालते हो ना, बाहर का लाया हुआ, ये गोबर खाता, मिट्टी नहीं खाता, वो किसी काम का नहीं है। हमारा केचुआ कैसे काम करता है? ये धरती में यूं जाता है, दूसरे छेद से आता है, इससे जाता, दूसरे से आता, इससे जाता, दूसरे से आता है। एक अर्थवर्म कीड़ा केचुआ लगभग 50,000 बच्चों को जन्म दे के मरता है, इतना बड़ा परिवार छोड़ के जाता है। वो आपके कल्याण के लिए करता है। अब आप मेरे को बताएंगे, 1 एकड़ खेत में 8-10 लाख केचुआ रात और दिन यूं छेद बनाएगा तो कितने अरबों छेद वो धरती में बनाएगा। अब वो जो छेद बनाता है ना, वो शरीर से वर्मी वाष्प छोड़ता हुआ, लीपता हुआ छेद को जाता है, वो छेद जल्दी मिटता नहीं। उन छिद्रों से धरती को ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है धरती को, उसकी पैदावार बढ़ने का रास्ता है। नंबर 2, जब बारिश होगी, आपके खेत के चारों तरफ मिट्टी की डोल है, मेड है, किनारे आपने ऊंचे बनाए हैं, तो सारा पानी धरती के पेट के अंदर चला जाएगा, बाढ़ आ ही नहीं सकती। सारी धरती पे यदि ये खेती होगी तो जितना पानी आएगा वो धरती माँ के पेट में चला जाएगा, तो वाटर लेवल ऊपर आना शुरू होगा, धरती का वाटर लेवल ऊपर आएगा। ये इस दुनिया में इससे सस्ता और बढ़िया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो ही नहीं सकता। हमारी सरकारें करोड़ों रुपया लगा करके भी ये काम नहीं कर पाती, लेकिन ये प्राकृतिक खेती, पालेकर जी की विधि आपके जमीन के वाटर लेवल को ऊपर लाने का काम यूं करेगी कि बारिश का पानी बह करके नहीं जाएगा, वो धरती के पेट में जाएगा। जबकि रासायनिक खेती क्या काम करती है? ये जो रासायनिक खेती है, इसने धरती की परत को कठोर बना दिया, केचुए मार दिए, मित्र जीव खत्म कर दिए। अब पानी बरसता एकदम बह करके नदी नालों में जाता और बाढ़ आ जाती है, धरती के पेट में पानी जा ही नहीं रहा। तो आप मेरे को बताओ, धरती से पानी तो निकल रहा है और नीचे नहीं जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को पीने का भी पानी नहीं मिलेगा, खेती तो कहाँ से करोगे?
तो ये अपराध पाप मुक्त ये कृषि करती है। नंबर 3, जब अकाल पड़ता है, जब बारिश नहीं होती है, तो धरती तपती है और धरती के नीचे जो पानी है उसमें ऊष्मा बनती है, भाप बनती है। इन्हीं छिद्रों से भाप ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करती है। अकाल में भी आपका पेड़ नहीं सूखेगा। ये प्राकृतिक खेती का कमाल है। इसका उदाहरण पालेकर जी देते हैं। जंगल में पेड़ हैं, इनको यूरिया कौन देता है? उनको डीएपी कौन देता है? उनको पानी कौन देता है? उनको छिड़काव कौन करता है? समय पर फलों से लद जाते हैं, कोई बीमारी नहीं आती है, कोई पानी की जरूरत नहीं है। जंगल के पेड़ के पत्ते को लैब में ले जाओ और आप उसको टेस्ट कराओ, एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। पालेकर जी की विधि, जो नियम जंगल में काम करते हैं वही नियम आपके खेत में काम शुरू हो जाएगा। और जब ये नियम काम शुरू हो जाएगा तो आप समझो कि किसान की पैदावार भी बढ़ेगी, पर्यावरण भी बचेगा, पानी की खपत भी बचेगी और गौ माता भी बचेगी और अस्पतालों से लोगों का पिंड छूटेगा और किसान की आय डबल होगी। भाई और बहनों, ये क्रांतिकारी कल्याणकारी कार्यक्रम है जो पालेकर जी की विधि है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, ये लंबा विषय है, मैं खुद खेती करता हूँ और करता ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश में मैंने जाने के बाद अभियान छेड़ दिया, क्योंकि मैंने अपने खेत में प्रैक्टिकल किया है। मैंने देख लिया इससे किसान बचेगा, इससे पर्यावरण बचेगा, इससे पानी बचेगा, इससे बीमारी से मुक्त होंगे, इससे किसान की आय भी बढ़ेगी। तो हिमाचल प्रदेश में मैंने आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया और उसका परिणाम क्या हुआ कि अब हमारी सरकार ने इस मिशन को अपना एजेंडा बना दिया। इस साल 25 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार ने केवल प्राकृतिक खेती के मिशन को बढ़ाने के लिए दिया है। और आपको प्रसन्नता होगी, इस साल नया बजट आ रहा है, इसमें 10 करोड़ और बढ़ा दिए। और हमने माननीय पालेकर जी को बुलाकर आपकी तरह इनके 3-4 शिविर, 5-6 शिविर में करवा चुका हूँ और किसानों को 6-6 दिन की ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब हमारे हजारों किसानों ने अपने खेतों में मॉडल खड़े कर दिए और उनका उत्पाद बाजार में आना शुरू हो गया है। इस अभियान को पूरे प्रदेश में बड़ी गति के साथ में लोगों ने स्वीकार किया है। हमारे कृषि विभाग के लोग खड़े हो गए हैं, पूरी सरकार खड़ी हो गई है और हमने लक्ष्य लिया है कि 2022 से पहले पूरे हिमाचल प्रदेश को पालेकर जी की विधि का प्राकृतिक हम प्रदेश बना देंगे, जहर मुक्त प्रदेश उसको बना देंगे। ये अभियान हमने लिया है और आपको खुशी होगी, केवल मैं ही ये काम नहीं कर रहा, अपितु हमारे बीच में आए हैं श्री विजय कुमार जी, आईएएस अधिकारी हैं, जिनकी चर्चा पालेकर जी ने की है। आंध्र प्रदेश में वो मॉडल पहले से ही चालू है, वहाँ 3-4 लाख किसान इस खेती को विधिवत रूप से करना शुरू कर चुके हैं और पूरा प्रदेश बदलने की तैयारी उनकी भी है। अब मेरी और उनकी होड़ लगी हुई है, उन दोनों में हमारा मुकाबला कि पहले प्रदेश को प्राकृतिक खेत पूरा प्रदेश वो बनाते हैं या मैं बनाता हूँ। इसी काम पे हम लगते हैं। और अब आप गुजरात को भी मैं चुनौती दे करके जा रहा हूँ। अब गुजरात के बहादुर लोग, मैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती का शिष्य हूँ जो इसी गुजरात की धरती ने पैदा किए थे। भाइयों और बहनों, मैं आह्वान करता हूँ, ये बहादुर लोगों की धरती है। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष पैदा हुए, महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुष पैदा हुए और आप इस महापुरुषों की परंपरा के वंशज हो। आप यदि बीड़ा उठाएंगे तो हम पूरे देश को बदलेंगे। और आज ये
जो पाप, मैं इसको पाप बोलता हूं क्योंकि पर्यावरण हमने बिगाड़ दिया, पानी हमने दूषित कर दिया, खाद्यान्न हमने खराब कर दिए, आने वाली पीढ़ियों को बंजर जमीन दे के जाएंगे, पीने का पानी नहीं बचेगा, और लोगों को अस्पताल सौंप करके जाएंगे तो क्या दे करके गए। हमने इसके विरुद्ध बड़ा आंदोलन छेड़ना है। और सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का अभियान ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, लागत शून्य करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा, किसान खुशहाल होगा। तो समय मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी ले लिया, लेकिन मेरे उद्गार थे, मैं अपने अनुभव आपसे साझा करना चाहता था। आपसे आग्रह करूँगा कि इसे अपनाइए और खुशहाल किसान ही नहीं अपितु राष्ट्र को भी खुशहाल बनाइए, आने वाली पीढ़ियों को भी सब कुछ बढ़िया दे करके जाइए। आपने मेरे को यहाँ आमंत्रित किया, आपके बीच में आकर अपार प्रसन्नता मिली। आदरणीय हमारे राज्यपाल महोदय ओपी कोहली जी एक बहुत भले देव पुरुष इंसान हैं, महाविद्वान हैं। ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन करके ही सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए पालेकर जी के लिए कामना करता हूं, भगवान इनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और ये मजबूती के साथ इस अभियान को लोगों में फैलाते रहें। निश्चित रूप से इससे आने वाली पीढ़ियों का, देश का कल्याण संभावित है। धन्यवाद।